हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं पारिजात टेक्निकल क्लास। जैसा कि आप पहली क्लास में हमारे जो है आप देखिए पदार्थ, परमाणु, द्रव्यमान, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब हमारी दूसरी क्लास है विद्युत। तो इसमें पहली क्लास के कुछ चीज़ें छूट गई थी, उसको इसमें जो है पढ़ाया जा रहा है और इसके बाद फिर इसमें की क्लास जो विद्युत है वो चलाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम जो प्रकृति में जो है मूल रूप से पदार्थों की संख्या जो दी गई है, यानी कि प्राकृतिक पदार्थों की जो संख्या है वो मूल रूप से 92 है। हमारे वैज्ञानिक लोगों ने या हमारे देश में कृत्रिम तरीके से भी कुछ पदार्थ बनाए गए हैं, कृत्रिम तरीके से भी कुछ पदार्थ बनाए गए हैं, उनकी संख्या जो है 13 है। इस हिसाब से इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास 105 तत्व बन जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मूल रूप से अभी हमारे पास 105 तत्व हैं, लेकिन जिन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी अर्थात मेंडलीव जी ने, तो उन्होंने अभी भी सारणी में जो है तत्वों की संख्या के लिए वहाँ पे 108 माना है कि अभी ये भविष्य में हो सकती है, अर्थात 3 तत्वों की खोज अभी भविष्य में हो सकती है। मूल रूप से इतना माना गया है। अब आते हैं विद्युत पे। तो देखिए हर परमाणु जो होता है वो पूर्ण रूप से विद्युत का उदासीन होता है, अर्थात विद्युत उदासीन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि परमाणु जो होता है वो हमेशा शांत बैठा रहता है, शांत होता है। ठीक है, जब तक कि इन पे कोई आवेश ना किया जाए, यानी कि इनको कोई आवेशित ना किया जाए। अर्थात कि अगर दो मार्कर हैं हमारे पास, दोनों उदासीन रूप में अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे जब तक कि इन पे हम आपस में घर्षण न करें, दोलन न करें, ठीक है, या आवेशित न करें। तब जब किसी दो परमाणु या दो पदार्थों को या दो क्षणों को हम आपस में घर्षित करते हैं, उसे हम बोलेंगे कि आवेशित करते हैं। तो उसमें जो है दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। तो उसमें एक बोला जाता है ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश, और एक होता है धन आवेश। ध्यान दें कि ऋण आवेश और धन आवेश क्या होता है, इसे हम समझेंगे कैसे। अभी इसकी पहली क्लास में पढ़ाया गया था, या फिर जो बच्चे पहली क्लास नहीं देख पाए हैं, डायरेक्ट दूसरी देख रहे हैं, वो समझ लें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश का होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक आवेश का होता है, ये धनात्मक आवेश का होता है। तो जब दो क्षणों को हम आपस में रगड़ते हैं, दो क्षणों को जब हम आपस में आवेशित करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि किसी में आवेश ज़्यादा होता है तो किसी में आवेश कम होता है। तो मान लीजिए कि दो क्षण हैं, ये इन दोनों को रगड़ा गया और इसमें पी आवेश जो है, यानी कि प्रोटॉन यानी कि धन आवेश ज़्यादा हो गया। जब पी आवेश ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात प्रोटॉन यानी कि धनात्मक आवेश ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मान जो होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। इससे जितना भी आवेश ज़्यादा होगा, इसकी क्षमता इतनी है कि अपने पास इतना रखेगा। इसके बाद इससे जितना भी ज़्यादा आवेश इसमें आवेशित होगा, ये तुरंत अपने के पास में यानी कि अपने से रगड़ी जाने वाली जो वस्तु होगी उसको ट्रांसफ़र कर देगा। अर्थात जो दो वस्तुएं होंगी वो दूसरी वस्तु को दे देगा। तो इस प्रकार के आयन को हम धना आयन या धना आवेश कहेंगे। दूसरी तरीके से अगर ऐसे ही दो वस्तुएं हैं और इसमें माइनस का आवेश ज़्यादा हो जाए, यानी कि ऋणात्मक आवेश ज़्यादा हो जाए, तो ये -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम अपने पास रखेगा। इसके बाद ये समस्त आवेश जो इसके बाद जो आवेश इसके पास आवेशित होगा, ये दूसरी वस्तुओं को अर्थात दूसरे धातु को या दूसरे क्षण को
अपना आवेश दे देगा, यानी कि तो इस प्रकार के वस्तु को हम धनात्मक आवेश कहेंगे। देखिए अब आती है बात धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ये हो गया। अब यहाँ पे विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत जो होता है, देखिए विद्युत, देखिए इसको जो छात्र स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, इसके बाद इसको मिटा के फिर हम विद्युत के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए विद्युत जो है मूल रूप से दो प्रकार की होती है। मूल रूप से दो विद्युत है, एक स्थिर विद्युत है, एक स्थिर विद्युत है और एक चल विद्युत है। सबसे पहले हमें स्थिर विद्युत के बारे में पता चला, स्थिर विद्युत के बारे में पता चला, अर्थात हम सबसे पहले स्थिर विद्युत को की खोज किए, इसके बाद स्थिर विद्युत के सिद्धांत पे ही हमने चल विद्युत की खोज की। तो स्थिर विद्युत क्या है? स्थिर विद्युत में ये बताया गया कि कोई भी जो चीज़ अभी हम बताए हैं वही चीज़ है कि कोई भी दो क्षण आपस में दोनों उदासीन हैं, अर्थात ये क्षण और ये क्षण दोनों उदासीन रूप से एक दूसरे के से अलग अलग जगहों पे रखी हैं। इन दोनों को इकट्ठा किया गया, इन दोनों को इकट्ठा किया गया और इनमें घर्षण किया गया, आवेशित किया गया। तो जब आवेशित किया गया तो ये जो हैं या तो एक क्षण आवेश को ग्रहण करेगी या तो दूसरी क्षण आवेश को का त्याग करेगी। तो इसमें क्या हुआ, चल स्थिर विद्युत का सिद्धांत है ये। तो इसमें एक क्षण कांच को माना गया, कांच को, और दूसरी क्षण मान लिया गया इसमें रेशम की क्षण या रेशमी कपड़ा, रेशमी कपड़ा या रेशमी सूत, कुछ भी मान सकते हैं। कहने का मतलब होगा कि एक तरफ एक क्षण कांच की होगी, दूसरी तरफ दूसरी क्षण जो होगी वो चाहे रेशम की क्षण हो, चाहे रेशमी कपड़ा हो, चाहे रेशम हो। इसको जब हम आपस में घर्षित करेंगे तो कांच की क्षण पे धन आवेश उत्पन्न होगा और रेशम की क्षण पे ऋण आवेश उत्पन्न होगा। धन आवेश की संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि आवेशित जो धन आवेश होगा उसमें उत्पन्न ज़्यादा होगा, इसलिए हम ये कहते हैं या ये मानते हैं कि स्थिर विद्युत में जब कांच व रेशमी कपड़ा या रेशम को आपस में रगड़ते हैं तो हमें धनात्मक विद्युत प्राप्त होती है या हम कहते हैं धन विद्युत मिलती है। ये ऑप्शन पूछता है परीक्षाओं में कि रेशम और कांच की छड़ को जब आपस में रगड़ते हैं तो कौन सी बिजली उत्पन्न होती है। तो ये हम कहेंगे कि रेशम एक तरफ कांच रहेगा, अर्थात पहली क्षण कांच की होगी, दूसरी क्षण रेशम की होगी, और इनको जब हम आपस में आवेशित करने के लिए रगड़ेंगे एक दूसरे पे इस तरीके से, तब कांच की क्षण जो होगी वो आवेश का ग्रहण ज़्यादा कर लेगी, अर्थात ये धना आवेशित हो जाएगी। जब ये क्षण धना आवेशित हो जाएगी तब ये
अपने से ज़्यादा आवेश जो है अर्थात 1.6 × 10⁻⁻19 आवेश से ज़्यादा जो आवेश होगा वो अपने से कमज़ोर वाली आवेशित क्षण अर्थात कि रेशम की क्षण को दे देगी। इसलिए हम इसमें ये कहेंगे कि कांच की व रेशमी कपड़े या रेशम की छान पर जब रगड़ेंगे तो इससे जो उत्पन्न विद्युत होगी उसे हम धन विद्युत कहेंगे। दूसरा उदाहरण आप स्वयं ले लीजिए कि आप कोई पेन कोई मार्कर बाल में रगड़ लीजिए या किसी जगह पर रगड़ लीजिए और फिर एक दूसरे से आपस में ले जाएंगे तो आवेशन के कारण वो चुंबकित होने लगते हैं, तो वो भी एक स्थिर विद्युत का उदाहरण है। देख लीजिए इसको। दूसरा है इसी में, क्योंकि अभी हमें धन विद्युत ही मिली है, अभी हमें ऋण विद्युत भी चाहिए, क्योंकि धन और ऋण विद्युत दोनों मिल जाएंगी तभी हम देखिए। तो दूसरा होता है एबोनाइट, एबोनाइट को ही एम्बर बोलते हैं, एम्बर। और इधर होता है, इधर एबोनाइट होता है और इधर होता है पोस्तीन, पोस्तीन या बिल्ली की खाल, पोस्तीन या बिल्ली की खाल या किसी भी प्रकार की खाल, प्रकार की खाल। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि एक क्षण हमारी, पहली क्षण हमारी हो जाए एबोनाइट की और दूसरी क्षण हो जाए चाहे पोस्तीन की क्षण ले लें, चाहे बिल्ली की खाल ले लें, चाहे हम किसी भी चीज़ की खाल ले लें। जब इनको एबोनाइट यानी कि एम्बर को बिल्ली की खाल या पोस्तीन या फिर किसी अन्य खाल पे जब हम रगड़ेंगे, आपस में घर्षित करेंगे, तो यहाँ पे जो एबोनाइट होगा, एबोनाइट ये ऋणात्मक हो जाएगा और बिल्ली की खाल यानी कि पोस्तीन व बिल्ली की खाल धनात्मक हो जाएगी। अर्थात इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें ऋण विद्युत ज़्यादा मिलेगा। अर्थात इसमें का जो इलेक्ट्रॉन होगा 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख के बाकी समस्त का जो है त्याग कर देगा या ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि ऋण विद्युत कैसे मिलती है या एबोनाइट या बिल्ली की खाल को आपस में रगड़ते हैं तो कौन सी विद्युत बनती है, तो वो ऋण विद्युत बनती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक विद्युत या ऋण विद्युत ये बनती है। ये होता है स्थिर विद्युत के दो उपयोग किए गए। सबसे पहला उपयोग किया गया कांच और रेशम की छाल या रेशम के कपड़े पे, तो उसमें हमारी कांच जो है धन विद्युत उत्पन्न की। दूसरा जो है प्रयोग किया गया एबोनाइट यानी कि एम्बर और पोस्तीन या बिल्ली की खाल पे, तो यहाँ पे ऋण विद्युत हुई। तो इस प्रकार से दो विद्युत के उपयोग किए गए और दोनों में अलग अलग विद्युत मिली। लेकिन ये विद्युत ऐसी थी जिसको हम उत्पन्न तो कर सकते थे, देख सुन सकते थे, समझ सकते थे, लेकिन यूज नहीं कर सकते थे। अर्थात ये हमारे किसी उपयोग की नहीं थी, इसलिए इसे स्थिर विद्युत बोला गया। अर्थात इसे हम गतिमान नहीं कर सकते थे। इसमें आवेशों की संख्या इतना ज़्यादा नहीं थी, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश इतने ज़्यादा नहीं थे कि इन्हें हम किसी परिपथ या किसी कंडक्टर में प्रवाहित कर सकें। इसलिए इसको स्थिर विद्युत कहा गया और इसके महत्व को ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ खोज की गई थी, मूल सिद्धांत है, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है और इससे प्रश्न बनते हैं। दूसरी आती है चल विद्युत। तो देखिए इसको मिटा दे रहे हैं पहले। हाँ, जो छात्र चाहें वो स्क्रीनशॉट ले लें। अब सबसे पहले हम चल विद्युत पढ़ें, उससे पहले कुछ जो हैं संबंधित शब्द होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले होता है आयन। आयन, तो आयन क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि दो भिन्न भिन्न या दो अलग अलग छड़ों को, दो भिन्न भिन्न या दो अलग अलग छड़ों को, चाहे घोल को, चाहे इलेक्ट्रोड को, चाहे विलयन को, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही कहेंगे कि दो भिन्न भिन्न या दो अलग अलग छड़ों को या इलेक्ट्रोड को आपस में जब घर्षित करते हैं तो उसमें एक आवेश उत्पन्न होता है। उस आवेश में कोई धन आयन हो जाता है तो कोई ऋण आयन हो जाता है, अर्थात उस आवेश से ही की क्रिया को आयन कहते हैं। ठीक, फिर आयन जो होते हैं मतलब कि आवेश बनता है, उस आवेश बनने की क्रिया को आयन कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आयन, फिर इसमें आ जाएगा कि आयन कितने प्रकार के होते हैं, तो आयन दो होते हैं, एक धन आयन, एक हो जाएगा ऋण आयन। तो धन आयन क्या होता है? धन आयन अर्थात प्रोटॉन होता है, P अर्थात प्लस, और इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन अर्थात E। इसमें क्या हो जाएगा कि जब दो छड़ों को हम आपस में रगड़ेंगे, दो छड़ों को आपस में जब रगड़ेंगे तो अगर प्रोटॉन पे ज़्यादा प्लस आवेश आ गया, यानी कि प्रोटॉन पे या धन आवेश ज़्यादा आ गया तो अपने निश्चित मान को अपने पास रखेगा, बाकी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ भेज देगा। अर्थात दो छड़ें हैं, अगर एक पे प्लस ज़्यादा आ गया तो क्या करेगा, घर्षण करते समय ही वो अपने से अधिक आवेश जो आया रहेगा उसको दूसरे परिपथ में या दूसरे क्षण में भेज देगा। उसी को हम धन आयन कहते हैं। अर्थात कि वे सभी आयन जो अपने से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, अपने से आयनों का त्याग करते हैं, अपने से आवेशों का त्याग करते हैं, उसे हम धन आयन कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। और ऋण आयन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। देखिए दोस्तों, इसे हम दूसरी प्रकार से भी समझ सकते हैं। जो धनायन होते हैं उसमें धनाढ्य, धनाढ्य का मतलब कि अमीर, अमीर का मतलब है कि जिसके पास संपदा हो वही दूसरे को दे सकता है। अर्थात जो समर्थवान होगा वो दूसरे की मदद कर सकता है। अर्थात धनायन उसे ही कहेंगे जो अपना आवेश किसी की आवश्यकता पड़े तो दूसरे को दे दे, उसे हम धनायन कहेंगे। ऋण आयन क्या होगा कि जो कमज़ोर होगा, कमज़ोर वर्ग होगा, वो हमेशा धनाढ्य या बड़े आदमी के पास जाके जो है अपने रख रखाव, अपने बचाव के लिए, अपने याचन के लिए, वो काम चलाने के लिए उसके पास जाके मांगेगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे आयन जो अपने में इलेक्ट्रॉनों को समाहित करते हैं, अर्थात दूसरे से मांग के ग्रहण कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात जिसके पास कमी होती है वही तो ग्रहण करेगा, तो उसे हम ऋण आयन कहेंगे। और जिसके पास अधिकता होती है वो दूसरे को देता है तो उसे हम धन आयन कहेंगे। इसके महत्व को समझ लीजिएगा कि ऋण आयन और धन आयन क्या है कि जिस आयन के पास अधिकता होगी वो दूसरे को देगा तो उसे हम बोलेंगे धन आयन, क्योंकि हमने आपको दिया, हम सामर्थ्यवान थे, आपको दिए, हम धन आयन। ऋण आयन, जिसके पास कमी है, आपके पास कमी थी, आप हमारे पास आए मांगने, तो हमने आपको दिया धन आयन और आपने लिया ये ऋण आयन, इसी को कहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना धन आयन है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना ऋण आयन है। ठीक है, हाँ देखिए दोस्तों, इसमें जो है धन आयन और ऋण आयन हो गया। अब बात आती है चल विद्युत की। तो चल विद्युत से इसको मिटा दे रहे हैं। चल विद्युत
से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो चाहे विद्युत हो, चाहे धारा हो, चाहे विभवांतर हो, चाहे वोल्ट हो, चाहे प्रतिरोध हो, इन सब के बारे में जो है हम चल विद्युत में पढ़ते हैं। तो चल विद्युत की अगली क्लास होगी हमारी क्लास 3, जिसे देखने के लिए आप हम विद्युत क्लास 3 में जाएं, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें तथा आगे की वीडियो को भी देखते और शेयर करते रहें।